कभी भी कविता संख्या की मोहताज नहीं होती। और आचार्य जी जब हम कम जनसंख्या देखते हैं तो हमें एक संतोष होता है, अभी हमारे देश की जनसंख्या उतनी नहीं बढ़ी जितना हम चिंता करते हैं। नहीं सर, ताली हमें ठीक से बढ़ना चाहिए। आप जल्दी से प्रसाद और साथ बड़े बांट लीजिए। क्या है, सबको मिल रहा है, कभी लोग को नहीं मिल रहा है, इसमें तकलीफ है। नियम से स्टार्ट करने से होना है, लेकिन चूंकि हम लोगों ने शिविर के लिए कोई चंदा नहीं दिया है तो हमारा मतलब बाप क्या है। चलिए मैं चाहता हूँ बहन के लिए एक बार आपसे जोरदार तालियां। 1 घंटे आपके समक्ष रहेंगे। आपने बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनी, साधना की, और कुल मिलाकर सबका उद्देश्य है कि आपके जीवन में आनंद होना चाहिए, तनाव नहीं। तो शादी की बात कर रहा था कि जब भी कवि की बात बढ़िया लगे तो ताली बजाना है। एक बार क्या है, आचार्य जी में उत्तर प्रदेश कवि सम्मेलन में गया, मैंने बढ़िया बढ़िया कविता सुनाई लेकिन किसी ताली नहीं बजे। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग खड़े हुए, उन्होंने ताली बजाई। मैंने कहा धन्यवाद दादाजी। बोले किस बात के? मैंने कहा इतनी बड़ी भीड़ में आप बीच में मेरी कविता को समझी। तो बोले माफ करना बेटा, तेरी कविता को तो मैं भी नहीं समझा। मैंने कहा फिर ताली क्यों बजाई? बोली मैं ताली, बोले मैं ताली थोड़ी बजा, मैं तो तंबाकू ठोक। अच्छा, हरियाणा में और विचित्र स्थिति, हरियाणा में कविता पढ़ रहा था, पब्लिक बोर हो गई। एक महोदय लाठी लेके एक बार स्टेज की इधर है, एक बार इधर है। मैंने कहा भाई साहब मेरे को मारोगे क्या? बोले नहीं, आपको क्यों मारूंगा, आप तो मेहमान हो, मैं उसको खोज रहा हूँ जिसने तुमको बुलाया है। तो आप भुवनेश्वर राठौर जी को पहचान लेते। अच्छा सर, पंजाब में और बड़ा विचित्र स्थिति, पंजाब में कविता पढ़ रहा था, पूरे सरदार जी लोग बैठे थे। मैं हाथ से कभी जैसे पढ़ने गया, अचानक एक श्रोता चिल्ला दिया सत श्री अकाल, सब बड़े सोनी हाथ बोले। मैं थोड़े जोश में आ गया, मेरे लगा मेरे को दिल रस्ते को लाइट फेंकना चाहिए। मैं बोला मैं चाहूं तो आसमान में पत्थर फोड़ सकता हूं, मैं चाहूं तो आसमान में पत्थर फोड़ सकता हूं। एक सरदार जी सही का पत्थर लेके आ गए, बोले बेटा इसको जमीन पे फोड़ के बता। मैंने कहा अरे दादाजी मैं कविता पढ़ रहा था। बोला वही कविता पढ़ जिसको तो फोड़ सकता है। लेकिन आप सब पढ़े लिखे विद्वान सुधी श्रोता कवि और कविता का महत्व जानते हैं। मैं चाहता हूँ अपने सम्मान में एक बार आप सब तालियां बजाइए। किसी बड़े शायर ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है थोड़े वाह वाह करिए। अभी वाह वाह ऐसे लगा सर जैसे बाबा रामदेव को योगा में आ कर। किसी बड़े शायर ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है। तो यहाँ कोई आपको हंसाने वाला नहीं है, कोई आनंद देने वाला नहीं है। हमारे ओशो जी ने भी कहा कि आनंद मनुष्य के अंदर है। उन्होंने मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ा हूं, उनके बारे में नहीं जाना हूं सर। बस 1-2 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जब आप ऊपर जाओगे तो ईश्वर ये नहीं पूछेगा क्या पाप किया क्या पुण्य किया। ईश्वर केवल ये पूछता है कि मैंने तुझे अवसर दिया, तूने उसे भोगा कि नहीं। तो एक कवि सम्मेलन भी एक अवसर है, अब आप इसे भोगिए। किसी कवि में हिम्मत नहीं होती, किसी कवि में दम नहीं होता सर कि वो आपको हंसा सके, आपको आनंद दे सके। रस की निष्पत्ति श्रोता के हृदय में होती है। लेकिन फिर भी आज के व्यस्त युग में जब कोई किसी को नहीं सुनना चाहता, अच्छा मैं छत्तीसगढ़ी में बोलूंगा तो आप लोग समझेंगे, वो तो मालूम ज्यादा हो जाएगा तो अंग्रेजी भी समझ जाओगे। और समझोगे कहेंगे कौन सा लंदन में बैठते हैं। आज के इस व्यस्ततम युग में जब कोई किसी की नहीं सुनता, आप इन कवियों को सुनने के लिए बैठे हैं, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कौन किसको सुनता है आचार्य जी? बेटा बाप की नहीं सुनता, और जो बेटा अपने बाप की नहीं सुनता उसको अखिलेश यादव कहते हैं। जो अपनी माँ की नहीं सुनता उसको राहुल गांधी कहते हैं। जो किसी की नहीं सुनता उसको नरेंद्र मोदी कहते हैं। और जिसकी कोई नहीं सुनता उसको केजरीवाल कहते हैं। ऐसे समय में आप कवियों को सुन रहे हैं, बहुत भाग्य की बात है। मेरे अलावा एकमात्र कवि बैठे हुए हैं शरद यादव जी, आप सब देख रहे होंगे। और बिल्कुल कवि को ऐसे कलर के बुलाए हैं जैसे एक रात दूसरा दिन। समस्या हो जाती है आचार्य जी,
रसगुल्ला के बाद गुलाब जामुन। और डॉक्टर साहब आपका जिस तरह से पेट निकला है आप खाने पीने की बात कर सकते हैं। खाते पीते रहना चाहिए अपना जो हिसाब ज्यादा चिंता वाली बात नहीं। तो मैं बता रहा था कि शरद यादव जी आए हुए हैं सीपत से हमारे बीच आते हैं। जब जांजगीर में कवि सम्मेलन हुआ तो उन्होंने बड़ा शानदार आयोजन किया, संचालन किया। ये हास्य के कवि हैं, पानी वानी पी लीजिए। एक बार क्या है दिक्कत हो गई थी सरकार से। एक कवि ने इतनी लंबी कविता सुनाई आचार्य जी कि एक श्रोता निपट गया। कवि के ऊपर मुकदमा चला। जज साहब बोले कवि महोदय आपकी कविता सुन के एक श्रोता का देहांत हो गया, दफा 302 के तहत आपको फांसी की सजा दी जाएगी, कोई अंतिम इच्छा तो बताइए। तो कवि ने कहा सर अंतिम इच्छा बताऊं, उसी कविता को आपको सुनाऊं। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए, भाई शरद यादव जी मौजूद है। और आपको बता दूं कि शरद यादव जी का राठौर जी ससुराल में जानगी था, ससुराल हुआ। हालांकि एक अलग बात है कि जिस दिन बारात लेके आए थे उस दिन से आज तक मार भी खाते आ रहे हैं। ये बिल्कुल रियल घटना है। आज भी शरद भाई ससुराल नहीं जाते और उसका कारण भी है। एक बार तीजा के समय आए थे अपने ससुराल यही, जब यह अपनी घर वाली को लेके जा रहे थे तो इनकी सास ने इनके जेब में 20 का नोट रख दिया। जीजा जी अगर रास्ते में खड़ा गए बोले दमाद की कोई इज्जत नहीं, बोले मात्र 20 रुपया। तो अपनी घर वाली से लड़ने लग गए, तुम्हारी माँ बहुत कंजूस है, तेरी कोई इज्जत नहीं कि मात्र 20 रुपया। अरे कम से कम 1 किलो सेव लेके आया था उसकी कोई इज्जत करती है। तो इनकी घर वाली ने कहा बताओ जी आप मेरे को लेने आए थे कि सेव बेचने आए थे? तो भाई शरद यादव जी स्कूल में टीचर हैं, यादव हैं और बुद्धिमान भी हैं। लोग भी बुद्धिमान और सामने में देख सफेद शर्ट पहने हमारे भांजा श्री बैठे हैं। इनके नेतृत्व में मैंने सबसे पहला जो बड़ा कवि सम्मेलन बालकों में किया था 15 साल पहले। और भुवनेश्वर राठौर जी जो मेरे पहले कवि सम्मेलन के साक्षी रहे बड़ौदा में, वो मेरे सामने बैठे हैं। मित्र बात वो है हफ्ता चलते रहता है, हालांकि इससे बजट को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमारे जो भांजा है मैं इनका मामा हूँ। हालांकि हमारे देश में मामा भांजा का रिकॉर्ड ठीक नहीं है। चाहे आप कृष्ण और कंस का ले लीजिए, चाहे दुर्योधन शकुनी का ले लीजिए, हर जगह विद्वान सोना ही है। लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरे भांजे का कलर भी मेरे से मिलता है। कई बार तो हमारा कलर देख के लोग सोचते हैं कि दोनों साधु भाई हैं। साधु वाले समझते हैं डॉक्टर साहब एक ही कंपनी से ठगे गए तो अच्छा काले रंग में भी समस्या हो जाती है कभी कभी। एक दिन जैसे मैं घर आया तो मेरी श्रीमती जी टीवी देख रही थी। जैसे मैं पहुंचा बोली सुनो जी आज के बाद मैं मोदी को कभी वोट नहीं दूंगी। मैंने कहा भगवान क्या हो गया, मोदी जी क्या बिगाड़ लिए? बोले अभी अभी टीवी में आए थे और बोल रहे थे काला धन जब्त होगा। मैं बोला इसमें अपने को गाइडेंस हमारे पास कहाँ है, जो है डॉक्टर साहब के पास है। हमको क्या टेंशन? तो बोली जी बोल रहे थे, बोली देखो आप मेरे धन हो ऊपर से काले और वो बोल रहे थे काला धन जब्त होगा। उसके बाद ये बोल रहे थे कि उसको सार्वजनिक भी किया जाएगा। ये समस्या तो काले रंग में क्या कभी कभी समस्या भी आ जाती है। मैं इनके साथ टूर में भुवनेश्वर राठौर जी के टूर में पर गोवा चला गया था। गोवा गया मैंने देखा समुद्र के किनारे अंग्रेज लोग सोए हुए धूप का आनंद ले रहे। मैं भी सो गया। बोले सो जाइए मजा नहीं थी इसीलिए गोवा है। मैं भी सो गया। जैसे सोया चारों तरफ कौवा मंडराने लगे। एक कौवे ने दूसरे से पूछा क्या बात है क्या हो गया? बोले देखते नहीं हमारा देवता मर गया। ये स्थिति है सर। मैं समुद्र से ऊपर मैं होटल में गया सीधा स्विमिंग पूल में कूद दिया। जैसे स्विमिंग पूल में कूदा बाकी लोग बाहर वो बोलने लगे स्विमिंग पूल वाले से अरे तुमने कोई कौन सा आदमी डाल दिया उसका कलर छूट रखा है। तो ये समस्या हो जाती है। लेकिन रंग का कोई लेना देना नहीं है। हम सब जानते हैं गोरा हो या काला हो दिल के आदमी को सच्चा होना चाहिए। क्योंकि मैं तुम्हें शरद यादव के बारे में बता रहा था। शरद यादव जी स्कूल में टीचर है। हालांकि पहले कॉलेज में थे लेकिन बाद में उनका डिमोशन करके इनको प्राइमरी स्कूल में भेज दिया गया
और इसलिए भेज दिया गया कि अब छोटी सी घटना मैं बता दे रहा हूँ। शरद यादव जी जब भर्ती होकर स्कूल में गए तो प्रिंसिपल सर ने पूछा कि यादव जी आप क्या पढ़ाओगे। इन्होंने कहा सर कुछ भी दे दीजिए, माल बाउंडर हूँ। प्रिंसिपल सर को लगा हो कोई इंटेलिजेंट आदमी। बोले आप इंग्लिश पढ़ाओगे? बोले व्हाई नॉट, क्या प्रॉब्लम है। बोले अच्छा यादव जी जो बच्चा आखिरी में बैठा है उसको अंग्रेजी में बोल के अपने पास बुलाइए। इन्होंने कहा ए बॉयज कम हियर, पहचान गया। प्रिंसिपल बोले वेरी गुड। बोले यादव जी अब अंग्रेजी में बोल के वापस भेजिए। इनका अंग्रेजी का कोटा समाप्त हो गया। लेकिन आचार्य जी की चालाकी देखिए, ये खुद उस जगह पहुंच गए। बोले ए बॉयज कम हियर। बोले सर काम होना चाहिए, ग्रामर फाड़ जाएगा। प्रिंसिपल सर का दिमाग खराब। बोले यादव जी आप अंग्रेजी छोड़िए संस्कृत पढ़ाइए। बोले बिल्कुल वो तो मेरे खून में है। बोले तो प्रिंसिपल सर ने बताया कि शरद यादव जी संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य जी हैं, बच्चों आप इनसे कुछ भी पूछ सकते। एक बच्चा खड़े हो गया। बोला सर तमस्को मां ज्योतिर्गमय का क्या है। बोले राहुल गांधी ने अपनी माँ सोनिया से कहा माँ तू सो रही थी, ज्योतिरादित्य चले गए। और दूसरा बच्चा खड़ा हो गया। बोले सर सर्वे बहुत ही सुखी का क्या है। बोले जितने सुखी है सबका सर्वे कर। तीसरे बच्चे ने कहा सर देव न जानती मनुष्य कुतमिष्कार क्या है। बोले देवता भी नहीं जानता मनुष्य कुत्ता है। तो इस पर सर का दिमाग खराब। बोले महाराज आप रहने दो, संस्कृत इतिहास पढ़ाओ सरल सब्जेक्ट। बोले बिल्कुल पढ़ा दूंगा। बोले मेरे दादा के दादा दादा महाराणा प्रताप के सेनापति थे, सेल्फी दिखाऊं क्या। प्रिंसिपल सर बोले नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ा रहे थे सर। प्रिंसिपल सर खिड़की से इनकी जासूसी कर रहे। इनकी एक खराब आदत थी आचार्य जी, तंबाकू खाने। अब 45 मिनट का पीरियड, अब इनके अंदर तंबाकू खाने की इच्छा जग गई। लेकिन अब प्रोफेसर बच्चों के सामने कैसे खाए। इन्होंने दिमाग लगाया। बोला बच्चों आज मैं तुमको अंग्रेजों के बारे में बताऊंगा। ये जो मेरी हथेली है है बहुत ले लीजिए। वैसे भी खाली पानी बाटल से इनका काम नहीं चलता। पहले दीजिए सर, आप भी लेके आ रहे हैं। हालांकि बोतल का आदमी जीवन में बहुत महत्व है सर। बैठ जाइए, अब नहीं है और बॉटल का महत्व है। बैठ जाइए, आप और चाहिएगा। अच्छा और बात हो खिड़की में हाँ बात करते बस दवा वो खांसी लाते हैं। पूरा बाहर कर दीजिए। आप तो भले आदमी अगरबत्ती बाहर कर रहे हैं, पिछले कवि सम्मेलन में तो कवियों को ही बाहर कर दिया वहां रख दीजिए सर, उसके बाद आपकी स्थापित हो जाएगी। तो मैं बता रहा था कि बोतल का आदमी जीवन में डॉक्टर साहब बहुत महत्व है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको दूध का बॉटल दिया जाता है। थोड़े से बड़ा होता है तो ग्राइप वाटर का बॉटल दिया जाता है। फिर जब स्कूल जाता है तो पानी का बॉटल दिया जाता है। जब 10वीं 12वीं में पहुंचता है तो कोको कोला का बॉटल हाथ में आ जाता है। जब फर्स्ट ईयर पहुंचता है तो बियर का बॉटल पीने लगता है। उसके बाद जब पीजी पहुंचता है तो वाइन का बॉटल आ जाता है। जब वो ज्यादा हो जाता है तो ग्लूकोज का बॉटल चढ़ता है। और जब वो भी काम नहीं आता तो गंगा जल का बॉटल दिया जाता है। बॉटल का आदमी जीवन में बहुत महत्व। तो मैं बता रहा था कि शरद यादव जी इतिहास पढ़ा रहे थे, तंबाकू खाने की इच्छा जग गई। लेकिन टीचर बच्चों के सामने कैसे खाए। प्रिंसिपल सर देख रहे थे खिड़की से। इन्होंने दिमाग लगाया। बोला बच्चों आज मैं तुमको अंग्रेजों के बारे में बताऊंगा। ये जो मेरी हथेली है समझ लो एशिया महाद्वीप है। उसके बाद उसमें तंबाकू डाल के बोले ये हमारा भारत देश फैला हुआ है, देख लो इसके महाद्वीप। उसके बाद इन्होंने चूना निकाल के डाल के कहा हमारे देश में गोरे गोरे अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने आकर व्यवस्था को मसल कर रखा और मसल दिया। बोले डॉक्टर साहब मसलू की रहने दो। लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने उनकी ऐसी ठुकाई की, ऐसी पिटाई की, पूरी दुनिया दांतों पर उंगली दबा दी। बजाना है तो शरद यादव हास्य की कवि। अब स्कूल के टीचर आजकल गुरुजी लोग की स्थिति बहुत खराब है सर। आप सब लोग शायद अलग अलग प्रांत से भी यहाँ आए हुए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के जितने जान रहे होंगे कि गुरुजी की स्थिति सबसे खराब।
और उसमें प्राइमरी स्कूल के टीचर की स्थिति तो और ज्यादा थी। जब मैं आया तो मेरे से एक सज्जन पूछ रहे थे कि मिश्रा जी आप क्या जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं? मैंने कहा सरकारी प्राइमरी स्कूल में टीचर। बोले मतलब आप पढ़ाने का काम करते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं जनगणना काम करता हूँ, मैं चुनाव की ड्यूटी करता हूँ, मैं गाय बैल की गिनती करता हूँ, मैं गरीबी रेखा का सर्वे करता हूँ, मैं कुत्ता भगाने काम करता हूँ, मैं बच्चों का आधार कार्ड बनवाता हूँ, मैं बच्चों का आधार कार्ड बनवाता हूँ, मैं प्रधानमंत्री भाषण रेडियो में सुनवाता हूँ। मतलब पढ़ाने छोड़ बाकी सभी काम मैं करता हूँ। और छपरा में मध्याह्न भोजन कांड हुआ था, आप सबने सुना होगा। मध्याह्न भोजन खा के 50 बच्चे मर गए, प्रिंसिपल साहिबा जेल के अंदर। तब से एक नया नियम बना है, हर स्कूल में चखना पंजी रखा जाता है। वो चखना नहीं, राठौर जी जिसको आप सब इसमें आचार्य जी नियम है स्कूल में कि पहले टीचर मध्याह्न भोजन खा के चखेगा, वो जिंदा बचेगा तब तो बच्चे खाएंगे। मैं तो अपने स्कूल में इकलौता गुरुजी, अपनी घर वाली का एकमात्र पति, मेरे को कुछ हुआ तो दोनों ना। खैर मेरी घर वाली इंटेलिजेंट, उसने मुझे एक आइडिया दिया। बोले आप स्कूल में कुत्ता पाल लीजिए, पहले कुत्ते को खिलाया करिए, उसके बाद आप खाया करिए। आप खाए चाहे कुत्ता, एक ही बात जिस कुत्ते को रोज भगाता था उसको बुलाया, बढ़िया बढ़िया खिलाया, एक हफ्ता में रिएक्शन चालू, कुत्ता मोटाते गया, दुबलाते गया। एक दिन कुत्ता मेरे घर आ गया, बोला गुरुजी खाना दे। मैंने कहा स्कूल जा। बोले आपकी इतवार की छुट्टी है, पेट का छुट्टी थोड़ी है। मैंने कुत्ते से कहा मैं रोज तेरा ठेका लिया हूँ। तो कुत्ता बोला देख गुरुजी, रखना है तो परमानेंट रख, शिक्षा का भी मत समझना। ये स्थिति हो जाती है। टीचर लोग राठौर जी बहुत दयनीय स्थिति है अभी। भाई बोले भाई आप भी स्कूल गए बोले, अच्छा पहली अच्छा प्राइमरी टीचर हो, लेकिन आपको हेल्थ देख के नहीं लगता क्योंकि वहां तो मध्याह्न भोजन की सुविधा है, आप लाभ ठीक से नहीं उठाते। मुझे अच्छी तरह से याद है, आचार्य जी एक और कवि हमारे थे, बिल्कुल इनके हेल्थ के सिंगल पसली के। एक बार वो कवि सम्मेलन में जयपुर गए हुए, तो अचानक जो महिला उनको देखी, बोली श्रीमान आप आइए। वो बोले पता नहीं क्यों बुला रही, उसके घर गए, बोली चलिए। अंदर ले गई, बोली आप शर्ट उतारिए, आ गए, लेकिन प्रदेश में तो उतारे। बोले आप पानी पंजाई उतारिए, डर गए। फिर बोले अपने बच्चे को बुलाए, बंटी देखो अगर बॉर्नवीटा नहीं पियोगे तो तुम भी ऐसी हो जाओगे। आपकी बॉर्नवीटा पिया करें। ये स्थिति तो मैं बता रहा था, डॉक्टर साहब आपको डॉक्टर साहब हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर। वही बार कौन सा वाले डॉक्टर है? अच्छा अस्पताल वाले ही है ना। आप तो बहुत अच्छे हैं सर। और बिहार के डॉक्टर, अरे बाप रे, मतलब भगवान के दूसरा रूप है बिहार वाले सर। भगवान के दूसरा रूप इसलिए काम करेगा बुला के क्या। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब आप लोग अपने नाम के आगे पीछे मोटर गाड़ी में लाल रंग का प्लस चिन्ह क्यों बनाते? तो डॉक्टर साहब बोले देख यार, जो प्लस चिन्ह है दो लकीर से बना है, एक ऐसे खड़ा, दूसरा ऐसे बैठा। खड़ा का मतलब है मरीज सीधा चल के हमारे क्लिनिक में आता है। हमारे इलाज के बाद बेढ़ा होकर खा रहे संसार। हमारे इलाज से मरीज को कितना नफा नुकसान हो गए तो बात की बात है, डॉक्टर हमेशा प्लस में रहता है। वो डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे, बगल में नर्स माला लेके खड़ी थी। तो मरीज ने पूछा डॉक्टर साहब क्या आपकी नर्स माला लेके क्यों खड़ी? तो डॉक्टर साहब ने कहा देख रहे बाबू, ये मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन है, अगर मैं सक्सेस हो गया तो मेरे को पहना और नहीं सक्सेस हो तो तेरे ऊपर। डॉक्टर साहब ने मरीज का ऑपरेशन कर दिया, उसके टांके को भर दिया। दूसरे दिन
तुम्हारे पेट पर दर्द खोलना पड़ेगा। बोले क्यों? मेरा कैंची उसको छोड़ दिया। मरीज ने कहा निकाल लो। डॉक्टर साहब ने कैंची निकाली, फिर टाका लगा, दूसरे दिन फिर पहुंचे, एक बार और बोले अब क्या? मेरा घड़ी उसी में गिर गया। बोले ठीक है निकाल लो। डॉक्टर साहब घड़ी निकाले, टाका लगाने जा रहे थे तो मरीज ने कहा डॉक्टर साहब टाका मत लगा, तो एक चैन लगा दीजिए। जब मन करे बोलते रहना। एक बार डॉक्टर साहब के सम्मान में जोरदार तालियां। सर आप सब सह लेते हैं इसलिए हम लोग कर लेते हैं। कभी का मतलब इस सर कि दिन दुनिया अपने पे हटा के आपको गुदगुदाते हैं अंदर से। तो मैं शरद यादव जी के बारे में बता रहा था सर कि ये स्कूल में अध्यापक और स्कूल में भी स्थिति बहुत खराब है सर। हमारे छत्तीसगढ़ में आप सब जानते होंगे गुणवत्ता में हमारे प्रदेश थोड़े नीचे चले गए। चारों तरफ मीटिंग हो रहा है, बैठक हुआ गया कि शिक्षा का स्तर ऊपर उठाया जाए। वो कलेक्टर साहब ने मीटिंग लिया और बोले कि शिक्षा का स्तर ऊपर उठाओ। तो हमने कहा सर लेकिन कैसे उठाएं? बोले क्लास में जो सबसे कमजोर बच्चा है उसकी पहचान करो, उसको एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ाओ। दिमाग खराब, मैं गंगनाते कक्षा में गया, मैंने कहा क्लास का जो सबसे बेवकूफ गधा नालायक है वो खड़े हो जाए। मैंने कहा क्लास का जो सबसे गधा बेवकूफ नालायक है खड़े हो जाए। एक बच्चा खड़े हुआ। मैंने कहा सोहन तू तो सबसे होशियार है, तू क्या सब अपने आप को गधा समझता है? बोले वो बात नहीं है सर, आप अकेले खड़े थे मेरे को अच्छा नहीं लगा। वो कलेक्टर साहब ने कहा था कि बच्चों को उसके रिलेशन से समझाओ, स्थानीय लेवल पे लेगा। मैं गणित पढ़ा रहा था, मैंने कहा वे बता बंटी अगर तेरे पिताजी को 1010% ब्याज की दर से मैंने दिया तो 5 साल बाद मेरे कितना लौटाएंगे? बोला गुरुजी एक भी नहीं लौटाएंगे। मैं बोला बेवकूफ इतने छोटे से प्रश्न का उत्तर नहीं जानता? बोला प्रश्न का उत्तर जानता हूँ सर, आप मेरे बाप को नहीं जानते। बोले जिसका लिए आज तक लौटाया ही नहीं। ये स्थिति शरद यादव जी बताया कि स्कूल में गुरुजी है सर, एक बार रामायण पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते नींद लग गई और सो गए। ठीक उसी समय जिला शिक्षा अधिकारी आ गए। बोले देखिए कि रामायण पाठ खुला, गुरुजी सो रहे हैं, इन्होंने उठाया। बोले यादव जी तो आप रामायण पाठ पढ़ा रहे हैं, ऊपर से सो रहे हैं? तो इन्होंने कहा नहीं सर मैं सो थोड़ी रहा था, बच्चों को प्रैक्टिकली बता रहा था कुंभकर्ण ऐसे सोता था। ऐसे हमारे शरद यादव जी। एक बार सीमत मैं के फार्म हाउस में गया सर, मैंने देखा कि बहुत सारी गैया थी। मैंने कहा यादव जी आप गैया पाले? बिल्कुल, बोले श्री कृष्ण के वंशज हैं, क्यों नहीं पालेंगे? मैंने कहा अच्छा तो ये कितना दूध देती है? बोले बिल्कुल टाइम हो गया है दूधने का। बोले अभी आप देख लीजिए। बोले मैं जैसे बाल्टी रखूंगा, जैसे कविता सुनाऊंगा 5 लीटर दूध देगी। इन्होंने बाल्टी नीचे रखी, राठौर की कविता सुनाई 5 लीटर। मैंने कहा आया, मैंने कहा ये कितना? इसको भी देख लो 7 लीटर। बोले दूसरी कविता पढ़ी 7 लीटर। मैंने कहा बचा गया। मैंने कहा ये 10 लीटर। बोले बाल्टी सरकाई, कविता पढ़ी, 1 पाव दूध दिया। दिमाग खराब। बोले पढ़ने से गलती हो गई। बोले हे गौ माता मैंने तो सही पढ़ा लेकिन माँ पे 1 पाव कैसे? तब उस पशु ने जो जवाब दिया आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उस पशु ने कहा यादव जी वो तो आपके लिहाज में मैंने 1 पाव दे दिया, ध्यान से देखो मैं गाय नहीं मैं तो बैल हूँ। शरद यादव जी से पद से हमारे बीच आते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार इनके लिए आप सब और मैं बंशीधर मिश्रा, अतंत्रा मेरा निवास है, विनयगढ़ में मैं भी शिक्षक हूँ। राठौर जी मेरे पहली बार मिले थे और मेरे जीवन में जो आचार्य जी कविता की जो थोड़ी बहुत जो सोपान कहना चाहिए कि मैं छोटे से बहुत ही जहाँ मेरा स्कूल है सर जाने के लिए रास्ता भी नहीं, लेकिन वहां से मैं आप शैलेश बोरा जी को तारक मेहता के नाम से जानते हैं, उनके आमंत्रण पे 6 एपिसोड मैंने किया है वाह भाई वाह में। ये मेरे जीवन को कंफर्म करते रहती है कि जहाँ बोला है वहीं गया है। तो चलिए अभी आपने शरद यादव जी को सुना। शरद यादव श्री, अगर मैं चाहता हूँ आपको शरद यादव जी अच्छे लगे तो एक बार जोरदार तालियां।
बिल्कुल 5 मिनट में और आपके बीच रहूंगा। उसके बाद हम आचार्य जी को सुनेंगे और इस कार्यक्रम को यहीं विश्राम देंगे आचार्य जी के पास। एक बार आज आगे बढ़ाओ ना, चलो ना, चले तो। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी इच्छा अंतिम इच्छा जरूर पूरी होगी। यहाँ पर भी इच्छा पता नहीं ऊपरे मंगाए कि आगे काम कर रहा है। ठीक है तो भाई तो फोटो खड़े ले लेना, पानी की देते रहो, चाय की व्यवस्था नहीं की हो आप लोग कोई कंफर्म कर रहा था ऐसे बीच बीच में कंफर्म करते रहता हूँ। तो बैठ जाइए भाजा, आप भी बैठ जाओ वहीं पर भी बैठ जाओ। मोबाइल बहुत समस्या है, मोबाइल पता नहीं जब मोबाइल तो आचार्य जी अभी को ये उसमें कल्पना करना ही मुश्किल हो जाता है। लोग कभी सम्मेलन मतंत्रा में होली, कभी सम्मेलन होता है। डॉक्टर साहब कभी आइएगा होली की रात को, होली खेलने की रात को अलकतरा में बीच चौराहे में इतना बड़ा कवि सम्मेलन होता है कि आपको आश्चर्य लगेगा। और कम से कम 300 तो महिलाएं रहती हैं होली की रात, जबकि हमारे अलकतरा का ऐसे माहौल था कि होली तो दूर सामान्य दिनों में रात को कोई महिला नहीं आती जमाने। तो एक कवि सम्मेलन को तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो मोबाइल है, अक्सर हम लोग कहते हैं आचार्य जी, लोग कहते हैं कि ज्ञान की बातें बताना, कवि सम्मेलन आयोजक लोग कहते हैं कि थोड़े ज्ञान की बातें बताना। हालांकि यहाँ तो नहीं बताया क्योंकि यहाँ तो भाई ज्ञान पाएंगे नहीं लोग, लेकिन बोलते हैं थोड़ी ज्ञान की बात। ज्ञान की बात आज समस्या है सर, आज तो हर आदमी ज्ञानी हो गया। एक जमाना था जब ज्ञान की बातें बताना पड़ता है, लेकिन जब से व्हाट्सएप मोबाइल आया है सब आदमी ज्ञानी हो गए। आप सवेरे सवेरे स्टेटस देख लीजिए डॉक्टर साहब, ज्ञान ही ज्ञान भरा होता है। ये हमारा भाषा इसके स्टेटस में देख कर लिखा था स्वच्छता ही जीवन है। बाद में पता चला अगला 15 दिन से नहाया ही नहीं। भुवनेश्वर राठौड़ जी का एक स्टेटस पढ़ा, लिखा था धर्म की सार्थकता तभी है जब उसे अपनों पे खर्च की जाए। आया बहुत अच्छा, मेरे को पैसे की जरूरत थी अचानक, मुझे और अच्छा लगा होगा, मैं तुरंत इनको रीड किया। मैं राठौड़ जी आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे। वो बोले मैं तो हूँ भी ऐसे। मैं बोला मेरे को 20,000 रुपया चाहिए। तो बोले शर्म आना चाहिए यार, सुबह सुबह पैसा। मैंने कहा कि आपकी स्टेटस में लिखे हो कि धर्म की सार्थकता तभी है जब उसे अपनों पे खर्च की जाए। बोले अच्छा ऐसे लिखा है, उसके बाद वाला नहीं पढ़े। वो नहीं तो पढ़ो, वो अगला वाला लिखा था उधार मांगना मांगने के बराबर है, राधे राधे। मैंने ज्ञान की बात करना ही छोड़ दिया। ये शरद यादव को कुछ जोश चढ़ा था, ये भी ज्ञान की बात करने लग गया। अपने मोहल्ले में खड़ा होगा, बोला भाइयों हीरा हीरे काटता है, लोहा लोहे काटते हैं, ठीक उसी समय कुत्ते में आगे से काटता है। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि जा भाई सुई लगा। मोबाइल बहुत बड़ी समस्या है। कोरोना के बाद आचार्य जी वैक्सीन बाद में आया, पहले बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया। बच्चों के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हुई, स्कूल बंद, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू। वो ऑनलाइन क्लास के बाद मैडम बच्चों से पूछी एनी डाउट। एक बच्चा बोला मैडम जो आदमी अभी कंधे पे टॉवेल रख के आपको चाय देने आया था तो आपका हस्बैंड है कि सर्वेंट है? ऐसे ऐसे डाउट होने लगे बच्चों। मोबाइल छोड़े, कवि का मैं सुना था मोबाइल छोड़ाना इतना आसान नहीं है। उन्होंने बताया कि एक बच्चा मोबाइल चला रहा था राठौड़ जी, बगल में दादी बैठी थी। दादी बोली अरे बंटी तू दिन भर मोबाइल चलाता है, पढ़ाई वढ़ाई किया कर, छोड़ मोबाइल। बच्चा मोबाइल छोड़ दिया, लेकिन बच्चे को अंदर से खराब लग गया। अब वो अपने ढंग से देखो दादी को निपटाने के चक्कर में आ गया। बोला दादी हम लोग घर में 5 लोग हैं, मम्मी डैडी मैं और मेरी बहन, एक आप, 6 लोग कब होंगे? तो दादी बोली एक बिल्ली पाल लेंगे 6 हो जाएंगे। बोले कहाँ, बगल वाला कुत्ता खा लेगा उसको, फिर 5 हो जाएंगे। तो बोली कि जब तेरी शादी होगी बहू आएगी तो 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो कहाँ होंगे? तब तो बहन की शादी होगी वो चली जाएगी, फिर 5 हो जाएंगे। तो बोली तेरा बच्चा होगा तब तो अपन 6 हो जाएंगे। कहाँ दादी, तब तक तो आप मर जाओगे।
दादी बोली चुपचाप मोबाइल चला, मुंह बंद रखो। अच्छा फिर मोबाइल चला लिया। तो मोबाइल की समस्या है। चलिए मैं अचानक कवियों के सामने पढ़ूं, कभी कभी अजीब घटना घट जाती है। मैं थोड़े से बता उसके लिए कविता आपके समक्ष रखूंगा। कवि सम्मेलन का मंच है, हंसने हंसाने की बात है, लेकिन कविता भी आपके समक्ष रखूंगा। एक कवि सम्मेलन में हमारे छत्तीसगढ़ के कवि गए थे, तो वहाँ बहुत सारे पुलिस, जेंट्स पुलिस, लेडीज पुलिस। तो कवि ने आयोजक से पूछा, भाई साहब इतने पुलिस वाले किस लिए? बोले श्रोता मत भग जाए इसलिए। बोले लेकिन लेडीज पुलिस वाले किस लिए? बोले पुलिस वाले मत भग जाए इसलिए। तो आचार्य जी बिहार कवि सम्मेलन में गया था। एक कवि बहुत अच्छे ढंग से हंसा रहा था, सामने दो महिला बैठी थी, एक तो बिल्कुल नहीं हंस रही थी, घूर घूर के कवि को देख रही थी। कवि अगला बेचारा कवि परेशान, बोला बहन जी मैं इतना हंसा रहा हूँ लेकिन आप बस नहीं हंस रही, क्यों? बोली हंसना तो मैं भी चाहती हूँ लेकिन तुम्हारी शक्ल मेरे ससुर से मिलती है। और बगल में एक और महिला बोली, बहन जी आप तो इतनी सुंदर, आप क्यों नहीं हंस रही? बोली भाई साहब हंसना तो मैं भी चाहती हूँ लेकिन ब्यूटी पार्लर वाले ने कहा है आधा इंच से ज्यादा मत हंसना वरना फाउंडेशन फट जाएगा। कई लोग इस चक्कर में नहीं हंस जाता है। अब यहाँ तो खैर पुलिस नहीं है, सोलह महाराष्ट्र से भी लोग आए हुए हैं। पहले हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कहाँ की पुलिस? स्कॉटलैंड की पुलिस, ऐसे पढ़ते थे सर। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हमारे भारत की पुलिस, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ की पुलिस, डॉक्टर साहब, उसमें हमारे जांजगीर की पुलिस। वो हेलमेट चेकिंग का अभियान चल रहा था। एक दिन मैं बिना हेलमेट के गया, सुभाष चौक में पुलिस वाले ने कहा हेलमेट, मैंने कहा नहीं है, बोले 500 रुपये दे। मैं बोला 500 मत दे, 2500 है। अगर अगले चौक में पुलिस वाला मांगेगा तो उसको क्या बोलूंगा? बोला चिंता मत कर, तू उसको कोड वर्ड पेप्सी बोल देना, वो समझ जाएगा तो जीएसटी पटा चुका है। बोला ठीक है। कचहरी चौक में आया पुलिस वाले का हेलमेट, मैंने कहा पेप्सी, बोला चाहिए वो। वो कलेक्ट्रेट चौक में फिर पुलिस वाले का हेलमेट, मैंने कहा पेप्सी, बोला चाहिए। अब मैं तो कोड वर्ड तो जान गया। दूसरे दिन जानबूझ के बिना हेलमेट क्या पुलिस वाले का हेलमेट, मैंने कहा पेप्सी, 2 डंडा पीछे में लगाया। बोला बेटा पैसा निकाल, आज का कोड वर्ड पेप्सी नहीं कोको कोला। पुलिस को हल्के लो। अच्छा सर, हमारे देश में पुलिस कहीं भी हो, किसी प्रांत की हो, सबका संस्कार बिल्कुल एक जैसा। वो दक्षिण भारत में चला गया, एक दिन गाड़ी चला रहा था, दक्षिण भारत का पुलिस वाला रोक लिया, बोला मैं कोना कहीं ना बोलो। समझा? मैं सोचा लाइसेंस मांग रहा हूँ, डॉक्टर साहब लाइसेंस निकाल रहे हैं, इन्हें कहना कौन ना हो। मैं सोचा कागज मांग रहा है, मैं कागज भी करूँ, नहीं इन्हें कहना कौन ना हो। वो बगल वाला बताया, बोले 100 रुपया मांग रहा है। चलिए मोबाइल का जमाना है। अच्छा एक चीज और, अभी शरद भाई चिंता कर बैठ गए, आप सब मेरे सामान में आप खड़े हो गए, मेरे को अच्छा लगा। ये पता ही आप अपने लोअर दिखाने खड़े हुए थे। तो राघव जी एक चीज मैं बताना चाहूँगा, ताली मत रहने दीजिए, पूरा लोड मत लीजिए, जानिए इससे ज्यादा बात तो जो बिहारी तंबाकू बनाते हैं तो हो जाता है। सर जी आपको भी प्रणाम करता हूँ, बिल्कुल दिव्य चेहरा है आपका, और जलन थोड़ी इसलिए भी होता है कि अपना बाल ऊपर वैसे नहीं है जैसे आप। अभी शरद बाजार नेता पे एक बच्चे ने निबंध लिखा, अभी एक बच्चे ने आके कितना संस्कृत श्लोक पढ़ा चाहे जी, मैं भी अभी बच्चों को बोला खाली मत बैठो, निबंध लिख के लाओ। आजकल के एडवांस बच्चे सब कैसे निबंध लिखते हैं। एक बच्चे ने निबंध लिखा था, सर मैंने बाल दिवस पे निबंध लिखा, बोला बहुत अच्छी बात सुनाओ। बोला बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, वेरी गुड। बोला बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, इस दिन बालों को शैम्पू होकर बनाया जाता है। नेहरू जी भारतीयों के शुभचिंतक थे बड़े, वे नहीं चाहते थे उनकी तरह औरों के भी बाल झड़े। लंबे बालों के संजय दत्त को टाटा से मिल गई थे, छोटे बाल के कारण सलमान को जाना पड़ गया थे। बाल दिवस को बच्चे इसलिए मनाते हैं क्योंकि बड़े तो अक्सर गंजे हो जाते हैं। काले घने बालों के लिए बाल दिवस मनाना जरूरी है, जुए लिख से मुक्ति पाने के लिए हमारी मजबूरी है। ऐसे एक कविता आपके समक्ष रखता हूँ 3-4 मिनट की, उसके बाद हम आचार्य जी को सुनेंगे और उसके बाद इस कवि सम्मेलन को विश्राम देंगे। घर वाली का भी फोन आ रहा है, उतना टाइम के लिए भेजी थी मेरे को, बट सब आपकी का इंतजार कर रहा था। जिस तरह से
आप आधी रात को पानी का बोतल जुगाड़ कर रहे हैं, मेरे को निश्चित रूप से बाकी बोतल की जुगाड़ भी आप ही करते हैं। जी, ऐसे लोग को आप चुनाव में लगा दीजिए, आपका जीतना पक्का हो जाएगा। ये ऐसे है, बिल्कुल राजनीति की ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा। राजनीति में समस्या है डॉक्टर साहब। वो एक बार कहा है, एक विधायक और मंत्री जी की पत्नी आपस में बातें कर रही थी, तो विधायक की पत्नी बोली क्या बताऊं बहन, चुनाव का समय है, मेरे पति दिन भर कैनवासिंग कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, दादाजी मेरे को वोट देना, भैया मेरे को वोट दे, काका मेरे को वोट दे, रात को सोते सोते बड़बड़ाते रहते हैं। और कल तो हद हो गई, मेरा पैर पकड़ के बोल रहे थे बहन जी मेरे को वोट देना। तो मंत्री की पत्नी बोली तो कुछ नहीं है, बोले मेरे पति तो मंत्री उद्घाटन करने की बीमारी, कैंची रख के जेब में सोते हैं, कल कुछ नहीं मिला तो छोटी फीता काटती है। और बोलते हैं कि तालियां आज से संपत्ति जनता को सौंपी जाती है। ये स्थिति तो राजनीति में मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। एक कविता आपके समक्ष रखता हूँ। एक छोटे से बच्चे ने 15 में मुझसे आके एक बार कहा कि भैया मोबाइल में बहुत सारी फैसिलिटी आ गई है, अब केवल दूसरे की मन की बात जानना बाकी रह गया। उस बात को मैंने क्लिक किया, तो कविता आपके समक्ष रखता हूँ। एक बार ये बताइए आपके समक्ष, देखिए मन की बात जानने वाली मोबाइल। अमेरिका में एक दोस्त था मिस्टर जेम्स कार्लाइल। अमेरिका में एक दोस्त था मिस्टर जेम्स कार्लाइल। उसने मुझे गिफ्ट की एक बेहतरीन मोबाइल। इस मोबाइल की अच्छी क्वालिटी थी, सामने वाले की मन की बात जानने की फैसिलिटी थी। बस एक बटन दबाना था, अगले की मन की बात को जान लेना था। मैंने सोचा क्यों ना किसी दोस्त से ही मन की बात जानने की शुरुआत हो। मैंने सोचा क्यों ना किसी दोस्त से ही मन की बात जानने की शुरुआत हो। दोस्त था मेरे बारे में अच्छा सोचेगा, कम से कम बोली तो ठीक ठाक हो। मैं सुबह सुबह शरद यादव के घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने मेरा दोस्त ही आया और मुझे देखते ही फरमाया, अरे आइए आइए श्रीमान आप हैं, प्रातः काल आपके दर्शन हुए, धन्यवाद। मैंने सोचा क्यों ना मित्र के मन की बात जान लूं, मित्रता की अंतरंगता को पूरी तरह से पहचान लूं। मैंने मोबाइल का बटन दबाया तो मित्र के मुंह में कुछ और, मन में कुछ और, मेरे बारे में क्या सोच रहा था फरमाइए। और सुबह सुबह चले आते हैं टाइम टेबल, मन में सोच रहा था। सुबह सुबह चले आते हैं टाइम टेबल, साला खड़ू सन झलेबल। चाय तो पिएगा नमकीन भी चबाएगा, चाय तो पिएगा नमकीन भी चबाएगा, ऊपर से 2 घंटे दिमाग भी खाएगा। शब्द सागर भरेगा, पेपर में साइन मारेगा। शब्द सागर भर के हम साइन मारते हैं कि मैंने बनाया। शब्द सागर भरेगा, साइन मारेगा, चुपके से मेरी बीवी को लाइन मारेगा। शब्द सागर भरेगा, साइन मारेगा, चुपके से मेरी बीवी को लाइन मारेगा। सुबह से मनहूस ने शकल दिखा दी, क्या खाक शनिग्रह हटेगा। हे भगवान रक्षा कर, पता नहीं आज का दिन कैसे कटे। मित्र की मन की बात जान मेरा दिल बैठ गया। मैं वहां से उल्टे पांव लौट गया। तभी सामने खूबसूरत लड़की आ रही थी, हाथों में किताब लेकर कहीं पढ़ने जा रही थी। मैंने सोचा क्यों नहीं सुंदरी के मन की बात जान लूं, हुस्न के आईने में अपने रूप को पहचान लूं। अचानक मैंने सोचा क्यों नहीं सुंदरी के मन की बात जान लूं, हुस्न के आईने में अपने रूप को पहचान लूं। हालांकि अपनी स्मार्टनेस में मुझे दूर दूर तक शक नहीं, डॉक्टर साहब, हालांकि अपनी स्मार्टनेस में मुझे दूर दूर तक शक नहीं, पर अपने मुंह या बिट्ठू बनने का मुझे कोई हक नहीं। मैंने मोबाइल का बटन दबाया, अपने कातिल निगाहों को लड़की की तरफ घुमाया, तो लड़की मन में सोच रही थी, हे भगवान कैसे उल्लू की तरफ घूम कर देख रहा है, हे भगवान कैसे उल्लू की तरफ घूम कर देख रहा है। शर्म नहीं आती कमबख्त तो इस उम्र में भी आंखें सेक रहा है। कितना भयानक है काला मोटा बुलबुल, तेरी किस्मत में इसी का दीदार लिखा था रे बुलबुल, तेरी किस्मत में इसी का दीदार लिखा था रे बुलबुल। हे भगवान किसी हैंडसम का दर्शन नहीं कराएगा, लगता है आज का काले जाना व्यर्थ हो जाएगा। लड़की के मन की बात जानने के बाद मेरे दशा बारे में कुछ कहना बेकार है। वैसे भी आप जांगीर के लोग जरूरत से ज्यादा समझदार हैं। घर आया तो देखा मेरी श्रीमती जी धूप में अपने बालों को सुखा रही थी। मैंने सोचा कि उन्हें पत्नी के मन की बात जान लूं, पति परमेश्वर होता है इस रूप को मैं भी पहचान लूं। मैंने मोबाइल का बटन दबाया, पत्नी के आगे सराहना अंदाज में फरमाया। मैंने मोबाइल का बटन दबाया, पत्नी के आगे सराहना अंदाज में फरमाया, प्रिय जी करता है तेरी जुल्फों से यूं ही खेलते रहो, प्रिय जी करता है तेरी जुल्फों से यूं ही खेलते रहो। पत्नी मन में सोच रही थी, हे भगवान कब तक इस सड़ेले आदमी को झेलते रहूं, हे भगवान कब तक इस सड़ेले आदमी को झेलते रहूं। जब देखो तब बेसिर पैर की शायरियां सुनाता है, एक साड़ी मांगू तो औकात में आ जाता है। एक मिस्टर तिवारी है पड़ोसी, एक मिस्टर तिवारी क्या नहीं उनके पास,
खूबसूरत बंगला, लग्जरी गाड़ी, मेरी किस्मत में लिखा था फटीचर कबाड़ी। हे शिव जी अगले जन्म में मेरे हिस्से में भी कोई मिस्टर तिवारी रखना, वरना सारी उम्र मुझको कुंवारी रखना, सारी उम्र मुझको। पत्नी के मन की बात जान दिन को लगा धक्का, तभी सामने से आ रहा था मेरा बच्चा। मैंने सोचा तो जरूर सोचेगा अच्छा, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। मैंने सोचा तो जरूर सोचेगा अच्छा। बच्चे ने पास आकर कहा पापा टॉफी खाऊंगा। मैंने कहा बेटे आज तो दुकानें बंद है, कल क्या हुआ? देखिए इतना सुनने के बाद बच्चा मन में क्या सोचने लगा, मुझे पूरी तरह से अंडरग्राउंड घुसने लगा। अबे बाप के नाम पे कलम खड़ूस, अबे बाप के नाम पे कलम खड़ूस, आईसीसी रेटिंग में नंबर 1 का कंजूस। एक टॉफी के लिए शहर भर की दुकानों को बंद करवा दिया, लगता है जैसे किसी गणमान्य नागरिक को मरवा दिया। उधर बंटी के पापा रोज कुछ न कुछ लाते हैं, बंटी के साथ साथ मुझे भी खिलाते हैं। खैर सब चलिए अब नहीं सहूंगा, कल से बंटी पापा को मैं भी रेडी कहूंगा, कल से बंटी पापा को मैं भी रेडी कहूंगा। ठीक उसी समय मेरा पालतू कुत्ता आकर मेरा पैर चाटने लगा, उसको सलाह के मैं अपना दम बांटने लगा। मैंने सोचा क्यों ना कुत्ते की मन की बात जानूं यार, मेरी आखिरी उम्मीद देखिए। मैंने सोचा क्यों ना कुत्ते के मन की बात जानूं यार, कुत्ता तो होता ही है वफादार। मैंने मोबाइल का बटन किया ऑन, कुत्ते को पुकारा टाइगर का मां। तो देखिए कुत्ता मन में क्या सोचने लगा, अबे आदमी है कि अंडा, अबे आदमी है कि अंडा। आगो वाला बंदा देख रहा मैं ऑलरेडी कुत्ता, मुझे टाइगर का कर उड़ाता है। कहीं ऐसे तो नहीं तू मेरे कुत्ते होने का मजाक उड़ाता है? अरे खाने में तो 2 सूखी रोटी डालेगा, तेरी क्या औकात है तू टाइगर पालेगा? खैर जितना जुल्म कर ले सब सहता जाऊंगा, अगले जन्म में तू कुत्ता बनेगा तब तुझे बताऊंगा, अगले जन्म में तू कुत्ता बनेगा तब तुझे बताऊंगा। दोस्तों इतना सब जानने के बाद मेरे हाथों से मोबाइल छूट गया, मोबाइल के साथ ही मेरा सारा भ्रम टूट गया।